कंपनी लेते हैं, टीटीके प्रेस्टीज लेंगे और प्रिंस पाइप लेंगे और दोनों को इवैल्यूएट करेंगे क्या हो रहा है। एक कॉमन थीम चल रही है, कॉमन थीम ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ उतना हो नहीं रहा है और एबिटा जो है वो प्रेशर में आ रहा है। अब लोग बोलेंगे एबिटा क्या है, तो एबिटा खुद ही बताता है मैं क्या हूं। एबिटा बोलता है कि मैं हूं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब सारे डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट के पहले की जो कामकाजी मुनाफा जिसे कहते हैं वो है एबिटा, मतलब धंधा करके कितना पैसा बना पा रहे हो वो एबिटा होता है। तो ये प्रेशर में कंसिस्टेंट है। आप कोई प्रिंस पाइप हो या कोई कुछ भी आप कंपनी उठा लें, सब में एक ही कंसिस्टेंट है। टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी ठंडी पड़ रही है, वो ये बताता है कि इन्फ्लेशन के कारण लोगों के पास पैसे नहीं है। एनीवे स्टार्ट करते हैं प्रिंस पाइप से। प्रिंस पाइप का रिजल्ट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर तो ठप ही ठप है, कोई खास मूवमेंट है नहीं। रेवेन्यू भी थोड़ा ठंडा हुआ है इसका। अगर आप इसका बॉटम लाइन भी देखेंगे, एबिटा देखेंगे, सब डाउन है। बॉटम लाइन मेरे हिसाब से मोटा मोटी चीज ये है कि 50 के पी पे स्टॉक मिल रहा है और डिप्रेस्ड अर्निंग्स पे 50 का पी है। तो मुझे प्रिंस पाइप तो कभी भी ह्यूज ब्रांड नजर नहीं आता, मुझे लगती है अच्छी कंपनी है। 6-6.5 मार्केट कैप पे मिल रही है, बट कोई रॉक सॉलिड नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रिंस पाइप नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ होने से रुक जाएगा, कुछ होते होते एक्स्ट्रा हो जाएगा। प्रिंस पाइप एक ऐसी कंपनी है जो नॉर्मल अच्छी कंपनी है, बेसिकली वैल्यू एडिशन करती है, लेकिन पीवीसी वीसी के दाम बहुत घटे पिछले साल, वो बोल के रेवेन्यू भी इंपैक्टेड होता है। कई बार कुछ कंपनियों के रेवेन्यू डाउन देखकर आपको डरना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल एनएमडीसी अगर आप देख रहे हैं तो अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर एनएमडीसी का रेवेन्यू घटा है तो ये घबराना जाएगा, अरे इसका तो रेवेन्यू घट गया तो मार्केट शेयर खो दिया, क्योंकि एनएमडीसी का रेवेन्यू उसके हाथ में है ही नहीं। आयरन और घटेगा उसका रेवेन्यू घट जाएगा। आपको एनएमडीसी में ये देखना है कि वो कमा कितने रही है। तो प्रिंस पाइप हुई, एनएमडीसी भी, जो सिर्फ कन्वर्टर्स हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं उसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं और आगे बेच लेते हैं, उसमें रेवेन्यू फॉल उतना मायने नहीं रखता है जितना कंज्यूमर कंपनी में रेवेन्यू फॉल मायने रखेगा। तो वैसे देखना चाहिए। बट प्रिंस पाइप अच्छी कंपनी, 6-6.5 करोड़ मार्केट कैप आपको मिल रही है। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से अगर मैं देखूं तो प्रिंस पाइप टाइप कंपनी जो है वो आपको डाउनटर्न से अगर आप पकड़े तो फिर इसमें पैसा बनता है, अपटर्न में से नहीं पकड़ना चाहिए। और अभी मुझे लगता है इकोनॉमिक डाउनटर्न है। आप कोई भी कंपनी उठा लें, जैसे मैंने 2 बार कह दिया पहले भी, आप कोई भी कंपनी उठाइए उसकी रेवेन्यू डाउन होती है, फ्लैट होती है, एबिटा की 12 बच जाती है और उसमें कोई नजर नहीं आता कोई खास कुछ मैजिक होते हुए। तो ये रहा प्रिंस पाइप का। दूसरा स्टॉक हम लेते हैं टीटीके प्रेस्टीज। अब टीटीके प्रेस्टीज तो मेरा पुराना स्टॉक देखा हुआ है हम हॉकिंस के समय। देखिए लाइफ में क्या होता है ना, कई बार आप एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है इसमें। जब 2008 के 9 की मंदी थी और पोर्टफोलियो 65% गिर गया था मेरा, और उस समय था कि अब भाई जो भी है भगवान गलती हो गई, अब मैं शेयर बाजार करूंगा तो सही, लेकिन मैं सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक लूंगा। तो हॉकिंस और टीटीके को मैंने बहुत जोर से एनालाइज किया था। टीटीके का प्रमोटर बायबैक के लिए आ रहा था 100 के प्राइस पे और दाम शायद 200-300 रुपए था। हॉकिंस भी ऑलमोस्ट सेम दाम था। टीटीके मैंने लिया और 5 दिन बाद बेच दिया पूरा। और उसके बाद में गया हॉकिंस में, बिकॉज हॉकिंस में मुझे लगा 4-5-6% का डिविडेंड डील आएगा और मंदी के बाजार में आदमी को डिविडेंड अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ मैंने डिविडेंड के साथ ग्रोथ नहीं देखा। और अगर मैं टीटीके लेता तो हॉकिंस जो मुझे शायद 8 गुना पैसा किया, टीटीके अगर लेता तो वो शायद पैसा 80 गुना 70 गुना कर लेता अगर मैं पूरा स्ट्रेच तक रखता। तो कई बार आप बहुत एरर्स करते हैं। एरर्स ये होता है कि हम कंजर्वेटिव होकर हम थोड़ा ज्यादा एक ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ डिविडेंड देख लेते हैं। कई बार ये एरर होती है कि हम मैनेजमेंट को लेकर बहुत दिमाग लगा लेते हैं। टीटीके का मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव था। तो मेरा फ्रेंड एक हुआ करता था हिरेन दंड, ही इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली। तो हिरेन गया था टीटीके के मैनेजमेंट से मिलने, और ये मजेदार बात है। तो हिरेन बड़ा वॉरेन बफेट फैन, तो उसने वॉरेन बफेट की 2-3-4 किताबें उठाकर गया टीटीके से मिलने, बिकॉज मेरी और हिरेन की बात होती थी अक्सर। तो हिरेन ने बोला मैं मिल के आता हूँ इससे। मैं बोला भाई ठीक है मिल लो तुम एक बार। उसने किताबें दी उसको, टीटी जगन्नाथन को शायद, जो इनके एमडी का ओनर थे। तो उन्होंने किताबें उठा के वापस हिरेन को दे दी। बोले देखो किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, फील्ड में आके काम करो। तुम लोग जो इन्वेस्टर लोग हो, तुम लोग सोचते हो किताब पढ़ के सब समझ लेंगे, ये सब किताब पढ़ना छोड़ो और काम पे लगो तुम लोग। तो हिरेन गॉट अ लिटिल ऑफेंडेड किया, कैसे बात कर रहा है। तो फिर वो फीडबैक से मेरा और दिमाग बैठ गया। मैं बोला नहीं यार, आपने किताब ऐसे बोल दिया, वॉरेन बफेट की किताब के लिए, किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तुम लोग अपने काम करो। तुम लोग सारे दिन सोचते हो कि किताब पढ़कर तुम लोग वॉरेन बफेट जितने अमीर हो जाओगे, किताब पढ़ के कुछ नहीं होता है। जब वो दिमाग में घुसी बात तो बोला गारंटी टीटीके तो लेना ही नहीं है। मतलब टीटीके वहां से 5 गुना 10 गुना एक्स्ट्रा बड़ा कंपेयर टू हॉकिंस कुकर। हाँ डिविडेंड कम देता था लेकिन ग्रोथ था, थोड़ा डिविडेंड देता था। इसलिए डिविडेंड स्टॉक्स में मुझे लगता है कि डिविडेंड के साथ ग्रोथ अगर नहीं हो ना तो मतलब फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब डिविडेंड के साथ ग्रोथ ये है कि ये मतलब है कि आपके पापा आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं और आप खुद भी अपनी कमाई कर रहे हैं। और जो सिर्फ डिविडेंड वाला स्टॉक है उसका ये मतलब कि पापा आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, आपको कोई कमाई नहीं है खुद की। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए डिविडेंड विद ग्रोथ। तो टीटीके का रिजल्ट आया एज यूजुअल, सेल्स डाउन, प्रॉफिट एबिटा पूरे आधे कट गए, ऊपर से उड़ गए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे टीटीके जैसे स्टॉक में मतलब प्रेशर कुकर इंडिया में नहीं खरीदा जा रहा है। लेकिन मुझे पता है अगले साल तमिलनाडु में इलेक्शन है, कितना बांटेंगे कुकर आपको जस्ट बताना है, आगे आपको जैसा लगा आप करें। बट टीटीके प्रेस्टीज जब भी रिकवरी आएगी बहुत एग्रेसिव है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब 2012-13 में शायद कोई प्रेशर कुकर का कोई सप्लाई का प्रॉब्लम था, कुछ था, तो टीटीके चाइना से माल लाकर उसको बनाकर यहाँ बेचने लगे। लेकिन हॉकिंस कुकर जो अपनी खानदानी रईस वाली कंपनी थी, वो बोली हम बाहर से सामान नहीं लाएंगे, हमारा क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो हम मैनेजमेंट को जरूर ये बोले थे, उस समय ब्रह्मा वासुदेव हुआ करते थे, ही इज नो मोर नाउ। हम उसको ये जरूर बोले कि भाई अगर एप्पल आईफोन बना सकता है चाइना से, तो तुम प्रेशर कुकर तो नहीं बना सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट सुनने को रेडी नहीं था। तो कई बार छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रहती है कि मैनेजमेंट एजाइल होना चाहिए, फास्ट मूवर होना चाहिए। इनका अच्छा ब्रांड था हॉकिंस का, इनको 15 प्रोडक्ट और लॉन्च कर देने चाहिए थे, इन्होंने किया नहीं। बट टीटीके को अगर आप देखेंगे तो एक प्रेस्टीज ब्रांड के ऊपर काफी सामान इन्होंने लॉन्च किया। तो मुझे लगता है टीटीके से गुड कंपनी, छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप है, माइक्रो कैप तो नहीं स्मॉल कैप ही समझा जाएगा इसको। बट ये सब टाइप कंपनी अच्छी होती है। अगर आप डाउन टर्न में लें तो आपको रिकवरी पे अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो यही बात है। बाकी तो बिजनेस मॉडल एनालिसिस हम इतना ही करते हैं। खास बात कल एनवीडिया की थी। एनवीडिया ने जो छक्का मारा, सीधा $200 बिलियन बोलते हैं मार्केट कैप पे ऐड किया। और ये स्टॉक्स ये बताता है
ये बताता है खास बात, इसको बाद में कभी डिटेल में फिर से करेंगे, कि अमेरिका में किसी को पहले पता नहीं होता रिजल्ट का। अगर इंडिया में होता ना तो ऑपरेटर पहले एनवीडिया खरीद लेता, $400 ले जाता, और जब रिजल्ट आता और रिटेल जहां खरीदने आता वह धबा करके ऊपर से बेचता और रिटेल के हाथ में शेयर आ जाता, और रिटेल होता है अच्छा रिजल्ट है यार, भाव कैसे घट गया। सिमिलरली वहां पे कल और भी काफी स्टॉक्स होते हैं जिनका रिजल्ट खराब होता है तो स्टॉक अपने आप 12-13-15% गिरता है, क्योंकि वहां पे ऑपरेटर को पहले से बाइंग नहीं होती है। यहाँ पे जो ऑपरेटर है कंपनी के इन्फॉर्म सर्कल से आप देख लीजिए, खराब रिजल्ट के बाद स्टॉक बॉटम आउट करता है, अच्छे रिजल्ट के बाद स्टॉक टॉप आउट करता है। क्यों करता है? क्योंकि पहले लोग बेच रहे होते हैं, जब खराब रिजल्ट आता है पब्लिक बेचती है तो ऑपरेटर उन सारा का माल खरीदता है नीचे से, और अच्छा रिजल्ट आता है तो ऑपरेटर पहले खरीद लेता है। जब अच्छा रिजल्ट आता है तो पब्लिक खरीदने आती है तो ऑपरेटर अपना सारा माल उनको बेच देता है। क्योंकि स्टॉक में ऑपरेटर नहीं होता है तो ये स्टॉक 15%, 20% ऊपर और 20% नीचे जाता है। तो ये बताता है एक्चुअली हमें कि वहां पे क्लैरिटी ऑफ ट्रेड्स बहुत अच्छा है, मतलब कि कोई किसी के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। ये अच्छी बुरी की बात है, इंडिया में भी सेबी के पास सारा डेटा आता है, सेबी एक पैन नंबर आपका डाले आपका सारा डेटा पकड़ सकता है। बट ठीक है, इतने सारी कंपनियां हमारे कहां से क्या होगा, बट मुझे लगता है ये भी हमें देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी का अच्छे रिजल्ट के बाद स्टॉक गिर जाता है और खराब रिजल्ट के बाद स्टॉक बढ़ जाता है जब आपका माल बिक जाता है और आप एकदम गलत समय पे माल बिकता है। आप मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर, आम निवेशक, तो आपको स्क्रीन देखकर ही समझ आना चाहिए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। अगर बहुत ही खराब रिजल्ट आया और स्टॉक वहां से गिरा नहीं और स्टॉक वहां से 3-4% बढ़ गया, मतलब ऑपरेटर पहले सेलिंग कर रहा था, उसके बाद वो वेट कर रहा था और जहां खराब रिजल्ट आया वो खरीदना शुरू कर दिया, बिकॉज उस समय रिटेल ने बेचा है। सिमिलरली विद द गुड रिजल्ट, मैं 2 बार रिपीट इसलिए किया हूं बिकॉज ये दिमाग में डाल लेने वाली चीज है कि हमारे यहाँ तो कोई रिजल्ट का इंपैक्ट है। बोलते रिजल्ट वाज वेल प्राइस्ड इन। अरे कैसे प्राइस्ड इन भाई? रिजल्ट का किसी ने किसी को बता दिया था कि वेल प्राइस्ड इन हो गया, लेकिन अब हमें कुछ बोलना तो है कि भाई रिजल्ट के बाद कुछ नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? हम थोड़ी बोल सकते रिजल्ट के बाद कुछ नहीं हुआ, हम तो रिजल्ट वाज वेल फैक्टर्ड इन बाय द मार्केट। अच्छा, हमारे यहाँ फैक्टर्ड इन होता है, कैसे फैक्टर्ड इन हुआ, किसने बताया रिजल्ट, किसने बताया कितनी प्रॉफिट करने वाली थी कंपनी, किसने बताया कितनी लॉस करने वाली थी। ये सब आम निवेशक के क्वेश्चंस है जो कभी आंसर नहीं होते और बहुत गलत है। और मैं कम से कम 25-50 कंपनियां देखा हूं जो ऐसे ही फ्रॉडस्टर की तरह ऑपरेटर्स में आता है और रिटेल का माल सारा खा जाता है। तो ये हमें देखना चाहिए। अब देख के आप क्या करोगे, बट नॉर्मली एनालिसिस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस हिसाब से ऑपरेटर का पूरा गेम चलता है। और कल एक और बात है कि बोलते हैं एप्पल का मार्केट कैप पूरे रसल 2000 से ऊपर हो गया। इसका क्या मतलब है? वाह, एप्पल कितनी बढ़िया कंपनी है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि स्मॉल कैप बहुत सस्ते हो गए हैं, क्योंकि एक अकेला एप्पल का मार्केट कैप इन सबसे ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए आपको ये देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि शायद 2009 के मंदी के बाद बोलते थे शायद भारतीय का मार्केट कैप एंटायर फार्मा सेक्टर से ज्यादा हो गया था, और उसके बाद आपको पता है फार्मा में क्या रैली लगी 2009 से 2015 के बीच में। 2003-4 में बोलते थे कि एक कोई बड़ी रिलायंस का मार्केट कैप या एचयूएल का मार्केट कैप वाज मोर देन द एंटायर मार्केट कैप ऑफ द रियल एस्टेट स्टॉक इंफ्रा स्पेस। तो उसके बाद आपको पता है रियल एस्टेट इंफ्रा में क्या रैली लगी। तो ये बताता है कि बहुत बेटिंग हो गई एप्पल में, बहुत पैसा चला गया एप्पल में। अब जो रियल जो ग्रोथ है वो नीचे वाले स्मॉल कैप्स में आएंगे, और हमें दिख भी रहा है, जबकि मार्केट प्राइसिंग कर रहा है जून में कोई रेट का हाइक नहीं होगा, जुलाई में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। यूएस फेड की बात रही, सितंबर में एक रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट, दिसंबर में एक रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट, और अगले साल दिसंबर 2024 तक जाकर 3.5% का इंटरेस्ट रेट आएगा। मतलब अगले साल दिसंबर में जाकर तो भाई मिठाइयां खानी है, लेकिन उस बीच आप क्या 1.5 साल सर्वाइव कर सकते हो? अगर आप सर्वाइव कर सकते हो तो सबसे बड़ा पैसा बनेगा स्मॉल कैप में। उसके बाद आप देखेंगे कि पैसा जो लार्ज कैप्स में है, जो निफ्टी स्टॉक्स है, जो इतने ऑलरेडी भाग चुके हैं, उसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा स्कोप है पैसा बनने का। हाँ, बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, कैजुअली बनेगा, नॉर्मल बनेगा, बट जो पिटाई हुई जैसे नास्डैक है फॉर एग्जाम्पल, नास्डैक में 4 महीने से जब से हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है, मैं बोल रहा हूँ मुझे लगता है नास्डैक में बहुत पैसा बनना चाहिए, बिकॉज और नास्डैक 1 में ऊपर जा रहा है। नास्डैक बनेगा तो यहाँ पे हमारे जो छोटे मिड कैप स्मॉल कैप आईटी है वो अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसे आईटी स्टॉक जिसमें प्रमोटर आके कुछ बेचे, खुद बेचे, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल कोफोर्ज जैसा स्टॉक है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो बेरिंग्स वाले भैया जो है वो हर भाव में सोचते हैं मैं निकल जाऊं। अब अल्टीमेटली प्राइस डिस्कवरी डिमांड सप्लाई से होती है। अगर कोई आर्टिफिशियली डिमांड सप्लाई क्रिएट करता रहेगा तो भाव कैसे बढ़ेगा?